Hello guys, I hope you are doing well. Now we will continue with our next topic that is गोरखा रूल इन उत्तराखंड। जो गोरखा शासन उत्तराखंड में था उसका टाइम पीरियड जो है वो 1790 से और 1815 एडी के बीच का जो टेन्योर है वो गोरखा शासन का रहता है। अब इनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हुई ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पर एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1790 में जो हवालाबाग का युद्ध हुआ, जो कि चंद के जो लास्ट रूलर थे महेंद्र चंद और रण बहादुर शाह जो कि नेपाल के रूलर थे उस टाइम के, उनके बीच में होता है। इनकी मदद इसमें वही हर्षदेव जोशी करते हैं, इनके द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है, तो ये अटैक करते हैं, महेंद्र चंद हार जाता है। अगेन उसके बाद कुमाऊं पर अगेन ये गोरखास का रूल हो गया। गोरखास का रूल हुआ, उसके बाद ये एक बार गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं 1791 में लंगूरगढ़ी के युद्ध में, जिसमें कि प्रद्युम्न शाह उस टाइम के राजा हार जाते हैं। पर उनके द्वारा टैक्स सेटलमेंट कर लिया जाता है कि भैया हम आपको टैक्स देते रहेंगे और आप हमारे राज्य से दूर रहिए। तो फिर ऐसे ऐसे करके कुमाऊं में इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर इसके बाद आता है कि कुमाऊं में आगे की आगे जो प्रक्रिया चली कि 1794 के आसपास जो महेंद्र चंद थे वो भाग जाते हैं। आपका कटिहार के पास एक राज्य था, उसमें भाग के चले जाते हैं शरण लेने। वहाँ का राजा था जो मोहम्मद खां, उसको उसके किसी मंत्री द्वारा, जो गुलाम मोहम्मद था, उसने मरवा दिया जाता है और वो खुद वहाँ का अगला शासक बन जाता है। तो अब महेंद्र चंद उससे हेल्प मांगने जाते हैं, तो गुलाम मोहम्मद उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो 1794 में महेंद्र चंद और गुलाम मोहम्मद की जो आर्मी है वो कुमाऊं पर अटैक करती है। उनके कुछ रूल्स वगैरह रहते हैं कि कुमाऊं पर अटैक करेंगे, आधा आप आधा मैं रख लूँगा, ऐसा उनके कुछ बीच में जो भी सौदा वादा हुआ। कुमाऊं पर अटैक किया, कुमाऊं पर अटैक किया, तो इसमें किलपुरी का युद्ध कहा जाता है इस वाले जो अटैक हुआ इसमें 1794 में ये हुआ। और ये हुआ था आपका महेंद्र चंद और अमर सिंह थापा, जो कि अब क्योंकि 1790 में शुरू हो गया था, तो महेंद्र सिंह थापा जो है तीसरे नंबर के जो शासक थे यहाँ के, सूबा कहते थे उनको, तो उनके बीच में ये युद्ध होता है। लेकिन अब युद्ध हो रहा है और ब्रिटिशर्स पीछे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था एडवर्ड चेरी, वो आता है कि भाई आप ये युद्ध वुद्ध छोड़ो और ऐसा करो, समझौते वाली बात करो, पीस टॉक की बात करो। तो वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज करता है ट्राइपार्टाइट ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि तीन तीन जो है ग्रुप शामिल हो गए, एक आपका महेंद्र चंद, एक आपका अमर सिंह थापा जो गोरखास वाला है, और एक आपका अंग्रेज हो गई। ये तो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी शुरू हो जाती है। अब इसके कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। एडवर्ड चेरी कहते हैं कि भैया कुमाऊं में आप राज करिए, गोरखास को आपकी टेरिटरी फिक्स है, आप इससे बाहर कहीं अटैक वटैक नहीं करेंगे और आप यहाँ आराम से राज करिए। महेंद्र चंद को भी कहते हैं कि भाई आपको पीलीभीत वाला जो राज्य है, जो छोटा सा इलाका है इधर कहीं, आपको दे दिया जाता है, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हर्षदेव जोशी हैं, जो खुद इसके पक्ष में थे कि युद्ध बिल्कुल होते रहना चाहिए और हरा दिया जाना चाहिए महेंद्र चंद वगैरह को, तो इनको भी 50 रुपये की पेंशन देके चेरी जी कहते हैं कि भैया आप भी हरिद्वार वरिद्वार में आराम से अपनी ज़िंदगी बिताइए, पेंशन के साथ, परिवार के साथ आराम से रहिए। तो इस तरीके से जो है कुमाऊं पर आराम से गोरखा का शासन चलता रहता है। अब गोरखा शासन जो है कुमाऊं में, इसको गोरख्याली, या उत्तराखंड में इसको गोरख्याली के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी हार्श टाइप का ये रूल रहा, मतलब यू विल फील लाइक हेल, ऐसा फीलिंग लोगों को रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि इनकी ऐसी सारी पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ थी वो कुछ ऐसी ही थी। इनका जो सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी था जो यहाँ रूल करता था, सुब्बा कहते थे उसको, क्योंकि अगेन रूलर तो यहाँ नेपाल में है, तो वो अपने द्वारा किसी सुब्बा को यहाँ बिठा देता था और तो वो यहाँ रूल करता था। ऐसे मतलब सामंत राजा कह सकते हैं, मांडलिक राजा, मतलब ऐसे ही अपने नीचे बिठा दिया। और इसकी जो हेल्प करने के लिए अगेन दो और अधिकारी रहते थे, एक का नाम काजी और एक सैन्य अधिकारी होता था। काजी को ही नायब सुब्बा भी कहते थे, जैसे आप तहसीलदार कहते हैं तो एक नायब तहसीलदार भी पोस्ट होती है, तो वैसा कुछ इनके बीच होता है रिलेशन। राजभाषा इनकी गोरखाली थी और रिलीजन ये बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों रिलीजन को फॉलो करते थे, मिक्स वगैरह जो भी था। इनके कुछ रूलर्स हैं इंपॉर्टेंट, हम उनके बारे में देख लेते हैं। पहला रूलर जो यहाँ अटैक करते ही बना वो था जोगमल शाह। अगेन ये सुब्बा ही है, तो यहाँ का हम रूलर ही कह सकते हैं इसको। 1991-92 का इसका टेन्योर था। इसके द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। अब अगेन आप किसी नई टेरिटरी को जब अपने अधिकरण में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मेजरमेंट की प्रणाली है, जो हमने रुद्रचंद के टाइम पे भी देखी थी कि जब उन्होंने ये एरिया डोटी वोटी वाले इलाके कब्जा लिए थे, तो अब मेजरमेंट के लिए आपको टैक्स चाहिए। टैक्स के लिए आपको भैया मेजरमेंट भी तो सेम रखना होगा, ताकि टैक्स एकदम अच्छा इफेक्टिव टैक्स आप सेटलमेंट रख सकें। तो टैक्स बनाने के लिए इनके द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किया गया, जिसको बीसी व्यवस्था भी कहते हैं। और इनके द्वारा एक और चीज़ करी गई कि मुंड कर लगाया गया, कि जो भी बाल वाल रखेगा उसको एक मुंड कर देना पड़ेगा, कि बाल रखेगा तो भाई, वरना उसको बाल नहीं रखने दे सकते। जो दूसरे राजा आते हैं या दूसरे सूबा आते हैं वो है नरशाह। गाजी इनकी पोस्ट रही होगी, उसके बाद ये सूबा बन जाते हैं। तो नरशाह, जिनका टाइम पीरियड जो 92 और 93 के बीच में रहा, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जो घटना इंसिडेंट होता है इनके टाइम पे, इनके द्वारा नागरकोट एक प्लेस थी कुमाऊं में ही, तो नागरकोट में भाई लोगों के द्वारा इनकी कुछ
कुछ होगा इनके बीच कहा सुनी, या इनके लोगों ने इनकी कुछ बात मानने से मना कर दिया होगा। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनकी पूरे गांव की हत्या करा दी गई। मतलब जो ये गांव रहा होगा इसको पूरा मतलब वीरान कर दिया गया, सारे लोगों को मरवा दिया गया। इसीलिए इसको मंगलवार रात्रि हत्याकांड, क्योंकि उस टाइम शायद उस दिन मंगलवार रहा होगा, तो उस रात को जो जब इनके द्वारा ये काम किया गया, तो इसीलिए इसको मंगलवार रात्रि हत्याकांड। तो ये किसके टाइम पे हुआ, नरशाह के टाइम पे। थर्ड जो अजब सिंह थापा थे, अजय सिंह थापा जो भी इनका नाम है, अजब सिंह थापा के टाइम पे कहते हैं कि इनके द्वारा एक रहता कर लगाया गया। रहता कर ये होता था कि आप किसी गांव में रह रहे हैं या आप इसको छोड़ के जाना चाहते हैं, या आगे हम इस कर को डिस्कस करेंगे, तो ये डबल कर दिया गया। अब डबल कर दिया गया तो कुछ गांव के प्रधानों ने इसको अपोज किया कि भाई ये तो गलत है, आप ऐसा टैक्स को एकदम डबल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कुछ टाइम पीरियड वगैरह जो भी इनके बीच बात हुई होगी। तो इनके द्वारा क्या किया गया कि इन सभी ग्राम प्रधानों को ही मरवा दिया गया, मैसेकर कर दिया गया। तो मतलब काफ़ी क्रूल टाइप का शासन इनका चला। इसके बाद जो 6वें नंबर के सूबा आते हैं बमशा चौतुरिया, इनके द्वारा कुसही कर जो है ब्राह्मणों पे लगाया गया कि आप ब्राह्मण हैं तो सीधा कुसही कर लगता था आप पे। 7 नंबर के अगेन अजब सिंह थापा, इनके द्वारा जो है ब्राह्मणों से बेगार करवाया गया कि अब पहले उस टाइम पे या कभी भी अब हिस्टोरिकली देखें तो ब्राह्मणों पे कोई कर नहीं लगाया जाता था, कि ब्राह्मणों को मतलब एक स्टेटस या कह सकते हैं आप एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे माना जा सकता था, उनको रखते थे लोग राजा वगैरह। तो इनके द्वारा कहा गया कि ब्राह्मणों के कहते हैं कि पैर पूजे जाते थे उस टाइम पे, मतलब उनके पैरों की पूजा वगैरह या पैर छूते थे, रिस्पेक्ट होती थी। तो इनके द्वारा कहा गया कि आप क्या किए कि ब्राह्मण जो भी सामान ले जाएगा वो अपने सर पे ले जाएगा। मतलब पहले तो ना वो किसी दूसरे इंसान के द्वारा अपना कार्य करा सकता है, लेकिन जब वो सामान लेके भी जाएगा तो सर पे रख के जाएगा, मतलब हाथ पे पकड़ के ऐसा कुछ नहीं। दूसरे ऐसा कर सकते थे, बस सर पे ब्राह्मणों को रखना पड़ेगा। तो बेगार वगैरह कर इन पे बेगार करवाएगा इनसे। इसके बाद 9 नंबर के जो सुबह आते हैं वो है रुद्रवीर शाह, इनके द्वारा टान कर लगाया गया, जो कि कपड़ा बुनकरों पे लगता था, ये कर लगाया गया। इसके बाद अगेन जो 10 नंबर के हैं बमशा चौतुरिया, ये जो आपके 2 नंबर के भी ये 6 नंबर के भी यही थे। तो इनके कुछ फैक्ट्स हैं कि ये 2 बार सूबा रहे, 1797 में भी रहे और 1806 में भी रहे। इनका मैक्सिमम टेन्योर भी इन्हीं सूबा का था, जो लास्ट सूबा भी थे वो यही थे, और इनका मैक्सिमम टेन्योर यही 1806 से 1850 के आसपास तक इनका टेन्योर जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूबास थे इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया। अब हम देख लेते हैं गोरखास का एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों क्रूल था, क्यों ये जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि गोरख्याली शासन ऐसा था वैसा था, तो क्या प्रॉब्लम्स थी इनकी। तो 3 टाइप में हम 3 इसमें डिवाइड कर लेंगे इनको। एक तो इनका जुडिशियल सिस्टम देखेंगे, एक इनका टैक्सेशन देखेंगे, और एक इनकी स्लेवरी वाला पोर्शन देखेंगे, स्लेवरी कैसा क्या चलता था यहाँ। तो पहला देख लेते हैं हम अपना जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल में जो न्यायाधीश होता था इनको विचारी नाम से संबोधित करते थे, और बिल्कुल विचारी ऐसे लोगों को रखा जाता था जो बिल्कुल इलिटरेट हो, मतलब ऐसे सैनिक जो कि अनपढ़, जिनको कोई कुछ और चीज़ में काम ना दे पाए, वो इनको ऐसे रखते थे, क्योंकि इनको पता तो होता नहीं था, तो जो मन करे ऐसी सजाएं देते थे। तो अब एक प्रथा चलती थी इनके यहाँ, दीप प्रथा, मतलब आप अगर न्याय कर रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं किसी को, जस्टिस सिस्टम चल रहा है, तो दिव्या प्रथा या दीप प्रथा काफ़ी फेमस थी इनके टाइम की। इसमें कुछ ऐसी ऐसी प्रथाएँ थी, जैसे एक था कड़ाई दी कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप खोलते हुए तेल में, अब मान लो आप आए, आपने कोई आपके ऊपर कोई लगाया, आरोप लगा तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये क्या करते थे कि खोलता हुआ तेल है और उसमें आपके हाथ डाल दिए। अगर तो आप सह गए, आपको कुछ नहीं हुआ, तो आप सच बोल रहे हैं, और अगर आप जल गए वगैरह वगैरह जो भी हुआ तो यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप बच गए तो आपको फिर सज़ा दी जाती थी। तो ऐसी ये कड़ाई दीप की प्रथा। एक थी तीर का दीप इसमें क्या होता था कि जो आरोपी है उसका सर डाल दिया जाता था आपका तालाब में, पानी के अंदर, और एक सैनिक तीर छोड़ता था। अब तीर लेने के लिए उसी की फैमिली का कोई जाता था, तो अब जब तक वो तीर लेके वापस नहीं आता तब तक आपका सर ये है कि तालाब के अंदर ही। अगर आप तीर लेके आने तक जिंदा रह गए तो यानी कि आप निर्दोष हैं, और वरना आप दोषी हैं, तो मर गए, मतलब इधर भी मौत है और इधर भी मौत है। तराजू दीप क्या होता था कि आपका वेट चेक होता था, कि मतलब अगर रात को वेट कितना है और सुबह कितना है, अगर थोड़ा भी डिफरेंस आया तो यानी कि आप आरोपी हैं। मतलब बिना सिर पैर के जो भी सजाएं होती थी, कोई सेंस नहीं बनता इन बातों का, लेकिन थी तो थी। कालो हल्दो द्वीप एक ऐसी प्रथा थी कि काली हल्दी जिसको कि विष के समान माना गया, मतलब गढ़वाली लोग इसको या कुमाऊनी जो भी एरिया में रहते थे, काली हल्दी को विष के समान मानते थे। तो मतलब अगर आप आरोपी हैं, आपने इसको खा लिया, अगर आप बच गए तो आप निर्दोष हैं और आप मतलब मर गए तो आप मतलब समझ सकते हैं आप कि आप आरोपी हैं, और ऊपर से जान भी चली गई। 5वां आपका घात का दीप होता था, ख्याप पे देवता लगा दिया, ऐसा कुछ अभी भी चलता है वैसे। तो ये कुछ दीप की प्रथा। और 5 एक और थी कि गोला दीप, कि आपको गर्म लोहे, अगर आप आरोपी हैं तो आप गर्म लोहा पकड़ के कुछ डिस्टेंस चलेंगे, अगर आपके हाथ जले
तो यानी आप आरोपी हैं, अगर नहीं जले तो आप आरोपी नहीं हैं। तो ये तो इनका जुडिशल सिस्टम था, काफ़ी रिग्रेसिव था, आप देख सकते हैं। अब आते हैं आपके टैक्सेशन सिस्टम पे। टैक्सेशन मतलब कुछ कर तो जैसे परमार और चंद जैसे ही थे, पर देख लेते हैं एक बार हम इनका ब्रीफली सारे टैक्सेशन देख लेते हैं। इनका एक टैक्स था सुवांगी दस्तूर, जो कि ज़मीन पर लगता था। सेकंड एक आता है पगड़ी, जो कि आप अगर संपत्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो उस पर एक पगड़ी टैक्स लगता था। एक है फिर मेजबानी दस्तूर, जो कि प्रजा की रक्षा हेतु प्रजा से ही लिया जाता था। और किससे रक्षा करनी है? आपका गोरखाओं से। गोर खुद से ही रक्षा करने के लिए प्रजा से टैक्स लिया जाता था। उसके बाद कुसई जो टैक्स था वो ब्राह्मणों से लिया जाता था। मिझारी जो शिल्प कर्मियों से लिया जाता था। उसके बाद आपका दोणिया जो पशु चारक मतलब जो चारागाहों में अपने पशुओं को चराता है उनसे जो दोणिया कर लिया जाता था। टान कर कपड़ा बुनकरों से लिया जाता था। और जो मेनली भोटियाज और हिंदूज से लिया जाता था। मांगा कर, अगेन ये कर आपने चंदों में भी पढ़ा होगा कि आपातकाल के टाइम पे जो कर लिया जाता था कि वॉर वो वगैरह सिचुएशन आ गई तो आपको कर देना पड़ेगा। उसके बाद रहता कर कि गाँव छोड़ने वालों पर कर लगता था। अब आप अगर गाँव छोड़ गए, अगर आप इनकी रिग्रेसिव प्रैक्टिस से परेशान हैं और गाँव छोड़ के जाना चाहते हैं और इनको पता चल गया तो आप इनको कर देंगे। फिर है बहता कर कि आपने अगर कोई संपत्ति छुपाई, वो मिल गई तो उस पर टैक्स भी दो, और वो संपत्ति भी फिर अगेन इन्हीं को चली जाती थी। उसके बाद एक जानिया सोनिया कर कि कर से संबंधित अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि ये भाई टैक्स किस बात का लगा, मान लो आपको टैक्स देना है 10 रुपये और आपने इन्होंने कहा कि 11 रुपये आपको टैक्स देना है, तो आपने बस ये पूछ लिया कि भैया ये 1 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स कैसे किस बात का है, तो अभी इस चीज़ पे भी आप पे टैक्स लगाएंगे, कहेंगे 12 रुपये हमें टैक्स दो। अगर आपने दोबारा पूछने की कोशिश करी कि ये 12 रुपये क्यों देना है, तो अगेन आपका टैक्स बढ़ता जाएगा जब तक कि आप इनको टैक्स दे नहीं देते। उसके बाद है टीका भेंट कि अगर आपको कहीं भी सैनिक राह चलते कोई सैनिक मिल गया गोरखाओं का, तो उसके लिए आपको उनको टैक्स देना पड़ता था कि भैया आप टैक्स दे दो। मरोकर अगर आपका पुत्र नहीं है तो उस पर भी आपको टैक्स देना है। सो मच रिग्रेशन। फिर आपका पुंगाड़ी कर, जो कि भूमि कर भी कहते थे इसको, कि ये आपने परमाणु में पढ़ा होगा कि भूमि कर जो पुंगड़ा वगैरह गढ़वाली लोग कहते हैं, तो उस पर एक कर। टीका कर जो विवाह वगैरह अगर आपके घर में हो रहा है तो उसका टीका कर। सायर कर सीमा कर होता था जिस पे अगर आप टेरिटरी को पार कर रहे हैं तो उस पर एक कर लगता है। फिर घरई पिछड़ी, ये जो घर वालों पे जो जिसका भी घर है तो गृह कर लगता था। सोनिया फाल्गुन जो गोरखाओं के त्यौहार थे उनको खर्च के लिए, मतलब वो अपना त्यौहार मनाएं उसके लिए जो प्रजा टैक्स देगी उसको सोनिया फाल्गुन कर कहते थे। बलि जो था वो कर वसूलने के नियम के टर्म को कहते हैं। तो ये कुछ इनका टैक्सेशन सिस्टम था। नाउ स्लेवरी का भी कुछ अच्छा खासा इनका इंतज़ाम था कि गोरखा रूल के टाइम पे जो भीमगेड़ा है हरिद्वार में एक जगह थी, वहाँ पे एक मंडी लगती थी, दास विक्रय मंडी। तो इसमें ये क्या करते थे कि मतलब कहीं भी अगर गांव में राह चलते इनको स्त्रियाँ दिख गई या बच्चे दिख गए तो उनको उठा के यहाँ बेच के आ जाते थे और पैसा वैसा अपने पास रखते थे और इनको बेच बाच के घर आ जाते थे। मतलब आप मान लीजिए आप जंगल चले गए या खेतों में चले गए और इनको मिल गए तो ये उठा के ले गए आपको और बेच डाला। ये इनका स्लेवरी का सिस्टम था। अब इतना रिग्रेशन हो चुका है तो क्या हुआ कि सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युम्न शाह के बेटे थे, अब वो क्योंकि इधर उधर भटक रहे थे कि वो खुद राज्य से निष्कासित हो चुके थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया, वो चले गए भैया अंग्रेज़ों के पास कि आप हमारी मदद कीजिए, आप गोरखाओं से हमें आज़ादी दिलाइए, भाई बहुत ही रिग्रेशन चल रहा है। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे वो मान गए कि चलो यार अब कुछ अटैक वटैक करते हैं या कुछ इनका प्लान बनाते हैं कि गोरखास से जो है। अब हाँ उनको भी ये था कि टेरिटरी उनके अंदर आनी चाहिए, वो भी तो कुछ अच्छा रूल करना नहीं चाहते थे। तो वो भी रिग्रेशन तो देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी था पर इतना ज़्यादा रिग्रेशन तो नहीं था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ अटैक वटैक करते हैं। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जिनको कि अर्ल ऑफ मोइरा भी कहते हैं, जो सेकंड अर्ल ऑफ मोइरा थे। इनका टेन्योर लगभग 1803 के आसपास या 13 के आसपास शुरू होता है और 1823 तक इनका जो टेन्योर जाता है। नेपाल के रूलर उस टाइम पे विक्रम शाह थे। तो क्या होता है कि अब प्लान बन गया, अंग्रेज़ों का प्लान बन गया कि कैसे कैसे युद्ध करना है, सब ने अपनी सेटिंग बैठा ली। तो अब मेरठ उस टाइम पे अंग्रेज़ों का वो हो गया आपका हेडक्वार्टर इस एरिया के लिए। तो अब क्या हुआ कि जो मेजर जनरल ऑक्टोलोनी है उनके द्वारा इस वाले एरिया से गोरखास पर अटैक करने का प्लान बना। जो मेजर जनरल फिलिपी है उसके द्वारा दून एरिया पे अटैक करने का प्लान बना। मेजर जनरल गार्डनर है उसने अल्मोड़ा पे, और मेजर जनरल मौर्य है उसके द्वारा भी ये नेपाल और अल्मोड़ा पे अटैक करने का प्लान बना कि चारों तरफ से अटैक करेंगे एक ही टाइम पे करेंगे, ताकि इनकी सेना जो है मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, आपके विनिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं अगर एक साथ अगर आप किसी टेरिटरी पर हमला करते हैं अलग अलग एंगल से। तो ये कुछ प्लान बना। अब
तो पहला प्लान शुरू होता है आपका दून वाला, जो सबसे नज़दीक था मेरठ से, सबसे नज़दीक। तो पहला शुरुआत यहीं से होती है। इसमें कौन था? मेजर जनरल फिलिपी थे, और फिलिस्पी या फिलिपी जो भी नाम है, और दूसरा इनका सपोर्ट कर रहे थे सुदर्शन शाह और काशीराम सकलानी। सकलाना के लोग जो थे वो सुदर्शन शाह को चाह रहे थे कि अपना, क्योंकि उन्हीं के राजा थे गढ़वाल के, तो उनके द्वारा इनका सपोर्ट किया गया। तो इन दोनों ने कंबाइंड होकर फोर्सेस अपनी वॉर में शुरू कर दी, वॉर स्टार्ट कर दी। तो नाला पानी खलंगा, आपने एक प्लेस सुनी होगी देहरादून में, काफ़ी फेमस प्लेस है खलंगा। अब तो आप कह सकते हैं कि एक पिकनिक स्पॉट टाइप का ही रह गया है, पर वहाँ पे जो युद्ध हुआ था वहीं पे हुआ था। तो ये वॉर चलती है आपकी 26 अक्टूबर 1814 से और 30 नवंबर 1814 तक ये वॉर चलती है। इसका जो इसमें जो अपोजिशन में थे वो थे बलभद्र कुंवर और 250 सोल्जर थे उनके। तो वो खलंगा के जो वो आपका कह सकते हैं किला था, वहाँ इतने लोग थे। तो ये अपर हैंड पे थे, और ये जो है ये अटैक हो रहा था नाला पानी की इन पहाड़ियों से नीचे से। तो काफ़ी टाइम लग गया, इसीलिए 1 मंथ का टाइम देखेंगे आप तो लग गया। अब इसमें क्या होता है कि युद्ध तो चला, पर मेजर जनरल फिलिस्पी जो है वो मारे जाते हैं। तो इनके सपोर्ट में जो पीछे से बैकअप फोर्स थी, जिसमें मेजर जनरल कारपेंटर और मेजर जनरल मॉबी थे, इनके द्वारा फिर जो है आगे की वॉर को संभाला जाता है और जैसे तैसे हरा दिया जाता है। इसके बाद देहरादून पर जो है ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया, और 1814 में गोरखा गढ़वाल छोड़कर भाग गए कि भैया बुरी तरीके से हार हो चुकी है। अब आते हैं कुमाऊं पर। अब गार्डनर जी इधर से, क्योंकि ऑक्टरलोनी इधर मालवा साइड का जो है उनके द्वारा फोर्ट जीत लिया गया है, ऑक्टरलोनी के द्वारा भी इधर से अटैक करके जीत लिया गया है। तो ये जो वो हैं गोरखास, वो भाग के अब अल्मोड़ा की तरफ आ चुके हैं। अब तीसरे नंबर का जो अटैक होता है क्रोनोलॉजी में, तो मेजर जनरल गार्डनर और जो मेजर जनरल हेयरसे थे उनके द्वारा अल्मोड़ा पर अटैक किया जाता है, और हेयरसे के जो सपोर्टिंग में आते हैं निकोलसन, उनके द्वारा अल्मोड़ा पे अटैक किया जाता है। और इनका अटैक अपोज करने के लिए हस्तिदल चौतुरिया जो सुब्बा थे, या जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट उस वहाँ पे रूल कर रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पे अपोजिशन पार्टी संभाली जाती है। तो हर्षदेव जोशी इसमें काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अब इनसाइडर हैं तो उनको सारी तरकीब पता है कि कहाँ से क्या है, कैसे अटैक करना है, कैसे क्या करना है, कि आप इफेक्टिवली उनको हरा सकें दूसरी जो पार्टी है। तो हर्षदेव जोशी को इसी कारण से अब ये अटैक किया तो हार गए, ये हस्तिदल चौतुरिया में हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स अगेन जीत जाते हैं। तो हर्षदेव जोशी को ये एक उपाधि देते हैं, अर्ल वॉवरिक ऑफ कुमाऊं। और 25 अप्रैल 1815 को लाल मंडी का जो किला है, अब लाल मंडी का किला आप एक्टिवली अगर रिकॉल करें तो बालो कल्याण चंद के टाइम पे जब 1563 में अपनी जो इनके द्वारा अपनी कैपिटल को अल्मोड़ा शिफ्ट किया गया, तो उनके द्वारा एक किला बनाया गया नैल पोखर का किला। नैल पोखर के किले को ही जो आपके गोरखा हैं इनके द्वारा लाल मंडी का किला कहा गया, और इसीलिए लाल मंडी का युद्ध इसे कहते हैं। और 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी की एक संधि होती है। अब हार जाते हैं तो लाल मंडी की एक ट्रीटी होती है। लाल मंडी की ट्रीटी होती है आपका ब्रिटिशर्स और बमशाह चौतुरिया के बीच। और इसका क्या निकल के आता है कि जो लाल मंडी का किला है वो ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता है। उस टाइम से इसको फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगेन अब ये लोग बमशाह और जो हारे हुए सैनिक थे वापस नेपाल चले जाते हैं कि भाई हम तो हार चुके हैं। पर जो नेपाल का शासक था वो कहता है भाई हम तो नहीं मानते, हम कैसे मान ले, तुमने हमसे नहीं पूछा, वगैरह वगैरह जो भी इनका इंटरनल होता है। और ये क्या कहते हैं कि ये रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसी कोई संधि हम नहीं मानते, हम अंग्रेज़ों की कोई संधि नहीं मानते। अब अंग्रेज कि भैया कोई नहीं, आप एक बार और ट्राई कर लो। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 2 दिसंबर 1815 को अगेन सगौली की संधि होती है, जो चंपारण बिहार में ये ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें जो है ब्रैड शॉ और गजराज मिश्र, जो गजराज मिश्र वहाँ के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे रहे होंगे नेपाल में, तो उनके और ब्रैड शॉ जो ब्रिटिशर थे उनके बीच में एक साइन की जाती है सगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में। अब अगेन ये नेपाल जाते हैं, वो कहते हैं भाई तुमने ऐसे कैसे, मैं राजा हूँ, मैंने नहीं स्वीकार किया, तुमने कैसे ऐसे कैसे कर लिया। तो ये अगेन इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, हम इस संधि को नहीं मानते। तो फरवरी 1816 में ब्रिटिशर्स फाइनली कह देते हैं कि भैया अब ऐसा है कि हम तो नेपाल पर अटैक करेंगे। तो ये कर भी देते हैं और अटैक किया, और गोरखास यहाँ पे हार जाते हैं। काठमांडू के आसपास जो युद्ध होता है उसमें गोरखास हार जाते हैं। तो फाइनली 4 मार्च 1816 से जो ट्रीटी ऑफ सगौली है वो रेटिफाइड हो जाती है, यानी कि वो इनेक्ट हो जाती है, और तब से ये सगौली की संधि कार्यरत रहती है। तो इस तरीके से जो है गोरखास अटैक करते हैं, गोरखास यहाँ रूल करते हैं, और गोरखास ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ से भगा दिए जाते हैं। और इस टाइप से यहाँ ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो चुका हो। अब हम अगली क्लास में ब्रिटिश रूल ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा गोरखाकालीन शासन खत्म। थैंक यू।